आज का जो विषय बेटा हमारा पत्र लेखन और अनुच्छेद। कल जो हमने किया था विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, ये चारों चीजें आपकी लेखन कौशल के तहत हैं और 5-5 नंबर में इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, तो अभी तो ये करवा लेती हूँ, इसके बाद बात करूँगी। ठीक है, तो पत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं बेटा? जो आपके व्यावसायिक पत्र होते हैं, कार्यालयिक पत्र होते हैं, किसी आप स्कूल में पत्र लिखते हो प्रिंसिपल को, या किसी कंपनी में लेटर लिखते हो, या कहीं पर अपनी नौकरी के लिए आवेदन करते हो, तो इस तरीके के जितने भी पत्र होते हैं, या आप किसी संबंधित अधिकारी को, किसी विभाग के अधिकारी को कोई शिकायत करते हो, तो ये सभी किस प्रकार के पत्र होते हैं? औपचारिक पत्र। औपचारिक, जिसे आप अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। अब औपचारिकताएं कहाँ पर होती हैं? जहां आपका किसी के साथ सीधा संपर्क नहीं होता। ठीक है, जहां आप किसी को इतने अच्छे से नहीं जानते हो जितना कि अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और सगे संबंधियों को जानते हैं। ठीक है जी, तो ये औपचारिक पत्र पता चल गया कौन से होते हैं। बाद में इनका धीरे एक एक करके आप लोगों को तरीका बताऊंगी। दूसरे जो पत्र होते हैं वो होते हैं अनौपचारिक पत्र, जिन्हें इंग्लिश में आप इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। यही कहते हो ना? ठीक है, वो जो पत्र होते हैं जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती, कोई किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं करनी होती, तो वो लिखे जाते हैं अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को। ठीक है जी, अपने भाई बहन कोई भी वो हो सकता है, तो उनको जब आप ये पत्र लिखते हो तो वो कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की औपचारिकता आप लोगों को निभाने की आवश्यकता नहीं होती। आई बात समझ में? अब आप कहोगे कि मैडम दोनों ही पत्र हैं, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। एक छोटा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप लोगों को बार बार हम कहते हैं कि एक तो जो ऊपर वाला आप लोग लिखते हो, बीच का विषय वस्तु जो होती है, और अंत में जो जब समापन करते हो, ये चीजें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट होती हैं औपचारिक और अनौपचारिक में। और बेटा पत्र लेखन में भी इनके अलग अलग जो है आप लोगों के मार्क्स बटे हुए होते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में सभी को? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे औपचारिक पत्र। मान लीजिए आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या है, सपोज मैंने शायद अभी दिया था बिजली की समस्या का था, या पता नहीं चोरी डकैती आदि, कोई भी बिजली की समस्या है और आप लोगों को बिजली अधिकारी को पत्र लिखना है। सामने मेंशन नहीं किया है कि एक्सीएन को लिखना है, एसडीओ को लिखना है, या किसको लिखना है। ठीक है, बिजली निदेशक को लिखना है, डिप्टी निदेशक को लिखना है, डिप्टी होता है कि किसको लिखना है। तो सीधा अगर बिजली अधिकारी लिखा है तो आपको पता है कि आपके एरिया में आपको एक्सीएन को लेटर लिखना है या एसडीओ को लिखना है। अगर आ गया उप निदेशक बिजली विभाग हरियाणा को पत्र लिखिए कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में बिजली की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, ठीक है, तो आप इसकी शिकायत कीजिए। तो आप लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? परीक्षा भवन। मैं 2 तरीके बताऊंगी इसके, कि दोनों में से आप अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, परीक्षा भवन क ख ग। ठीक है, उसके बाद आप किस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं? उप निदेशक बिजली विभाग शांति रोहतक लिख दिया, तिथि। ठीक है, उसके बाद विषय। ठीक है जी, और फिर संबोधन। महोदय, महोदया। आपको नहीं पता कि वो महिला है या पुरुष। आई बात समझ में? अब दूसरी बात बताती हूँ
कि कई बार आप देखिए जैसे जैसे हम लोग पेपर चेकिंग के लिए जाते हैं तो कुछ एक और चीज़ों का भी पता चलता है। हम कहते हैं कि आजकल सेवा में का ट्रेंड जो है वो बिल्कुल हट गया है, ये वो इस तरीके से। तो यहाँ पर तो जो आपने लिखा औपचारिक पत्र में देखा जाए तो ये आपका पता है, ठीक है जी। परीक्षा भवन का अगर और तक ये चीज़ आप जो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आप जिनको पत्र लिख रहे हैं उनका पता है। अब जो मैंने अनौपचारिक पत्र दिया था कि मित्र ने तुम्हारी सहायता की, उसमें भी क्या लिखा है? विषय। ये अंतर बता रही हूं आप लोगों को औपचारिक और अनौपचारिक का। अनौपचारिक पत्र में भी आप लोगों ने विषय लिख दिया, क्या वहां पर भी आपको औपचारिकता निभाने की आवश्यकता थी? जब आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो कि सहायता के लिए धन्यवाद देने हेतु। क्यों भाई? वरना वो आगे पढ़ेगा नहीं आपके पत्र को। यहां पर जो है विषय क्यों लिखा जाता है? ध्यान आकर्षित करने के लिए। सामने वाले को एक लाइन में ये पता चल जाता है कि आप किस संबंध में उसको पत्र लिख रहे हैं, ठीक है जी। उपनिदेशक बिजली विभाग रोहतक, इस रोहतक को नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तिथि, विषय, महोदय या महोदया, और फिर नीचे की निवेदन यह है कि अब मान लीजिए हम बिजली की समस्या के बारे में लिख रहे हैं तो विषय वस्तु को भी ये नहीं कि सिर्फ एक लाइन लिख दी हमारे यहाँ पे बिजली नहीं आती जी, बहुत ज्यादा समस्या है जी और आप कुछ कीजिए, नहीं। पत्र की विषय वस्तु को प्रभावी बनाना है, सरल स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त वाक्य होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो प्रभावी भी होनी चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे? निवेदन यह है कि मैं फला फला एरिया का निवासी हूँ या की निवासी हूँ, ठीक है। मैं आपको अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की बिजली की समस्या से अवगत करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। इतने देर के हमारे यहाँ पर कट लगाए जाते हैं, 2 घंटे बिजली आती है जिसमें मुश्किल से पानी की आपूर्ति हो पाती है, ठीक है। जब पानी आता है तो बिजली नहीं आती है और जब बिजली होती है तो उस समय पानी न आने की जो है का समय होता है, जिस वजह से हमें बहुत सारी किल्लतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात, आजकल बच्चों के इम्तिहान भी आने वाले हैं और बिजली ना आने की वजह से हमें इन सारी समस्याओं को भी झेलना पड़ रहा है। बच्चे समय पर पढ़ नहीं पाते हैं और जब आप लिख रहे हो, अब तो आपकी बार मई में पेपर है भैया, खूब गर्मी है, अगर ऐसा आ भी जाता है तो गर्मी की समस्या, ये वो कितनी सारी चीज़ों को आप इस तरीके से फिर आप अंत में लिख सकते हो कि हम अपने क्षेत्रीय अधिकारी को भी कई बार इस बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई उचित कार्रवाई वहाँ से नहीं मिली, ठीक है जी। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में आप कुछ हल निकालें, ठीक है। आपकी अति कृपा होगी। वहाँ चाचा चाची उसके मम्मी पापा को नमस्ते नहीं कहना, ऐसा किया हुआ था किसी ने अनौपचारिक, मतलब औपचारिक पत्र में भी आपके मम्मी पापा को नमस्ते। आप जानते हो? नहीं जानते, ठीक है। फिर अंत में जब आप लिखेंगे धन्यवाद सहित, ये चीज कर दी। अभी कल ही मुझे निकिता ने पूछा था कि मैडम जैसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं योर्स फेथफुली, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर लड़के होंगे तो भवदीय लिखेंगे और लड़कियां होंगी तो भवदिया लिखेंगे, ठीक है जी। मेल भवदीय और फीमेल भवदीय, ठीक है जी। ये आपका समापन। किसी को कोई संशय? अब सुनिए, अगर ये भी नहीं लिखते हैं, दोनों तरीके से पत्र लिखे जाते हैं, ये इसको भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। इसको भी गलत नहीं माना जाएगा। सेवा में उपनिदेशक बिजली विभाग रोहतक, तिथि, विषय, महोदय महोदया, गॉट इट। और फिर अंत में, बीच में विषय वस्तु आ गई और अंत में आपका धन्यवाद सहित भवदीय भवदीय। किसी को कोई समस्या औपचारिक पत्र में, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई? इसमें हमारा एड्रेस नहीं, कोई जरूरी नहीं है अगर आप ना लिखना चाहें। और रही दूसरी बात, जब आपने भवदीय भवदिया लिख दिया, उसके बाद आप अपना नाम लिख रहे हो, उसके नीचे आप अपना एड्रेस दे सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर नहीं लिखा,
ठीक है। तो यहाँ पर जब आप क ख ग लिख रहे हो तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर नहीं लिखा तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख सकते हो। आपने क्लियर तो कर दिया ना, अगर यहाँ नहीं लिखा तो वहां लिख दिया, वहां नहीं लिखा तो यहाँ लिख दिया, ठीक। और दूसरी बात बेटा, पत्र को मैं आपको बताती हूँ कि पत्र में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछा जाता है, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजों को क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है जी। कैसे कि आपने उसमें लिख दिया, उस पर लिखा होगा, सपोज करो किसी बच्चे को लिख दिया, आप शिव कॉलोनी के शुभम हो, आपके एरिया में बिजली की समस्या है, आप पत्र लिखिए। तो भैया जी आप अपना नाम शुभम ही लिखेंगे और शिव कॉलोनी आपका एरिया होगा। अगर आपको कनॉट प्लेस दिल्ली से लिख दिया, आप भले ही रोहतक में रहते हैं, तो जो आपका एड्रेस होगा वो कनॉट प्लेस दिल्ली ही होगा। आगे बात समझ में? परीक्षा भवन लिख देते, वो एड्रेस ही होता है कि आप अपना कभी भी, हम क्या कहते हैं कि जब भी आप उसके अंदर आंसर लिखते हो तो हम यही कहते हैं कि परीक्षा भवन का गया, अगर एड्रेस उन्होंने नहीं दिया हुआ तो। अगर उन्होंने लिख दिया मकान नंबर इतना, कनॉट प्लेस नई दिल्ली, तो आप मकान नंबर का जो उन्होंने दे रखा है, ठीक है, कनॉट प्लेस नई दिल्ली ही लिखोगे। अगर उन्होंने नहीं लिख रखा तो आप क्या करोगे, परीक्षा भवन का रोहतक। आई बात समझ में? आप इस तरीके से लिख दोगे। वो इसलिए कहते हैं बेटा, अक्सर हम पत्र में यही बात कहते हैं कि पता नहीं कहां कहां से आते हैं, नीचे कभी भी अपना नाम मत लिखना। जैसे निकिता है, सिमरन है, अनु है, अर्पिता है, या आप में से कोई भी है, तो नीचे ये लिखने की जरूरत नहीं है भवदी है, नाम नहीं दिया हुआ, उन्होंने दिया हुआ है तो वो वाला नाम, नहीं तो क, ठीक है। अगर कहीं पर जैसे आप मोबाइल नंबर लिखते हो, जो मैंने आपको संदेश इसमें विज्ञापन लेखन में बताया था, तो वो आप पहली 2-3 डिजिट लिख के बाद में क्रॉस इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है जी। इसे क्या रहता है, आपकी भी गोपनीयता बनी रहती है। आगे बात समझ में? क्या रहेगा औपचारिक पत्र में? ये चीजें, यहाँ एड्रेस नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहाँ, सेवा में जिसको लिखना है उसे, बिजली विभाग रोहतक, ये, और विषय, डेट आपकी दोनों में, ठीक है जी। अब आ जाइए किसकी ओर, अनौपचारिक पत्र की, जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स। पहले भी बताया था कि जो अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को पत्र लिखे जाते हैं, मित्रों को पत्र लिखे जाते हैं, वो सभी आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। जब आपने यहां लिखा वही परीक्षा भवन रोहतक, या आपके मित्र का आपने एड्रेस लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद आप अगर लिख रहे हो अपने मित्र को, तिथि, ठीक है, डेट आ गई। और फिर अगर आपने मित्र को लिखना है तो प्रिय मित्र, ठीक है। अगर आपने अपने किसी बड़े को लिखना है, दादा दादी को लिखना है, आदरणीय या पूजनीय, इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर लिख दिया प्रिय मित्र, सस्नेह प्रेम, अगर आदरणीय दादाजी या दादी जी को लिखना है तो प्रणाम, सस्पर्श प्रणाम, ठीक है जी। तो ये चीज लिखकर फिर आपको यहाँ पर कोई किसी प्रकार का विषय नहीं देना, ठीक है जी। ये चीज लिखने के तुरंत बाद आप लोगों को क्या करना है, अपनी बात कहनी शुरू करनी है। वहां ये नहीं लिखना है, कई अनौपचारिक पत्र में भी निवेदन लिख देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है कि निवेदन है कि, या मैं आपको कुछ नहीं लिख दिया प्रिय मित्र। और कई क्या लिखते हैं पत्र में भी, मैं फलाना बोल रहा हूं, फलाना मतलब कहां से बोल रहे हो आप, फोन पे बात कर रहे हो, पत्र में भी लिखते हैं कि मैं फलाना बोल रहा हूं।
मित्र, मुझे तुम्हारा पत्र मिला, जानकर बड़ी खुशी हुई। अगर कोई ऐसी बात है खुशी वाली, वो बता रहा है जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुमने जो है इस तरीके से नंबर हासिल किए, या तुमने वहाँ प्रथम स्थान प्राप्त किया, या कोई और चीज़ जो उसके द्वारा हुई है वो लिखकर फिर आप आगे बता सकते हो डिटेल कि भाई हाँ, जब हम पिछले दिनों मिले थे तभी मुझे लग रहा था कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें ज़रूर जो है ये स्थान प्राप्त होगा। वो डिपेंड करता है कि वो लेटर किस तरीके का है। आप अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है परिवार में, क्या वह सिमरन तबीयत ठीक नहीं है बेटा? अच्छा, अगर किसी की परिवार में मृत्यु हो गई है, अगर आपको वो चीज़ नहीं पता चलती है तो क्या लिखोगे आप? अब वहां थोड़ी लिखोगे कि मुझे जानकर ये खुशी हुई। मित्र, मुझे तुम्हारा पत्र मिला, मुझे जानकर बहुत दुख हुआ। ठीक है, अब कहीं वहां पर भी ये मत करने लग जाना, मैडम ने कहा था कि पहली लाइन लिखनी है, मुझे जानकर ये बड़ी खुशी हुई कि भैया तुम्हारे दादाजी की जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, अब ऐसे नई खुशी जाहिर करनी है, ऐसे मत लिख देना। जब आप करोगे सॉरी कि मुझे जानकर जो मुझे तुम्हारा पत्र मिला और बहुत दुख हुआ जब मुझे पता चला कि तुम्हारे दादाजी की जो है मृत्यु हो गई है, और तुम जो है अपने परिवार का ध्यान रखना, मैं समय लगते ही आऊँगा। ठीक है, और माता पिता का, दादी का, जो भी परिवार में हो आप उनका ध्यान रखना, तुमने पहले भी उनकी बहुत सेवा की है। तो इस तरीके से विषय वस्तु को आप लोगों को आकर्षित करना है। आप वहाँ पर तो लिख देते हो आपकी अति कृपा होगी, और अनौपचारिक पत्र में आप लोगों को अंत में क्या लिखना है? जिनको आपको प्रणाम करना है, माता पिता को, चाचा चाची को, दादा दादी को प्रणाम, और छोटों को प्यार। ठीक है जी, तुम्हारे पत्र के इंतजार में ये चीज लिख सकते हो, तुम्हारे पत्र के इंतजार में। अब नीचे धन्यवाद सही दिया, भव दिया कुछ नहीं लिखना है, वहां फॉर्मेलिटी नहीं। तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिखना। अब जो चीज मैंने औपचारिक पत्र में बताई बेटा, यहां पर भी वही चीज कहूंगी कि अभी मैंने जो पत्र दिया था उसमें मैंने संभव लिखा था कि तुम संभव हो, या अपने मित्र संभव को पत्र लिख रहे हो, तो तुम्हारा मित्र संभव होगा, भले ही तुम्हारा मित्र निश्चय क्यों ना हो, भले ही तुम्हारे मित्र ध्रुव क्यों ना हो। तो सर वहां ध्रुव को या निश्चय को याद ना रखना, जो उन्होंने लिख दिया कि तुम्हारा मित्र। अब ये मत सोचना कि जो बॉयज है अगर पत्र में लिख दिया कि निकिता तुम्हारी मित्र है तो सभी बॉयज भी निकिता ही लिखेंगे और गर्ल्स भी निकिता ही लिखेंगे। ठीक है, अगर लिख दिया कि तुम्हारा मित्र ध्रुव है तो वो चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो तो आप लोग ध्रुव ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, वहां पर ये नहीं सोचना कि नहीं निकिता तो मेरी फ्रेंड नहीं है, नहीं ध्रुव तो मेरा फ्रेंड नहीं है। जो पत्र में लिख दिया वही लिखेंगे। अगर आपका नाम भी, भले ही आपका नाम मौसम है, आपका नाम अभिषेक है, कुछ भी है, लेकिन अगर वहां पर आप लोगों को लिख दिया कि आप रमा हो तो आप सभी लोग रमा ही होंगे। नहीं लिखा तो क ख ग लिख सकते हो, मित्र को अ ब से लिख सकते हो। आई बात समझ में? किसी को कोई संशय, कोई कंफ्यूजन? पक्का? उसके बाद आते हैं हम लोग अनुच्छेद लेखन। अभी तक आप ये देखिए बेटा, बोर्ड की तरफ से भी आप लोगों के लिए ये अच्छा काम कर दिया गया है कि पहले आप लोगों का निबंध आता था, जो निबंध है उसको उसके नंबरों को एक अनुच्छेद लेखन में और दूसरा संदेश लेखन में विभाजित कर दिया, तो आप लोगों के लिए और भी कहीं ना कहीं से ये चीज स्कोरिंग हो जाती है, बशर्ते कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब बेटा अनुच्छेद लेखन, अब आपको अभी जो अनुच्छेद लेखन दिया था इसको अंग्रेजी में आप लोग कहते हो पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ मीन्स पैराग्राफ। यहां पर आप लोगों को कोई और दूसरा पैराग्राफ नहीं बनाना, ये पीछे से आवाज नहीं, कोई पैराग्राफ नहीं बनाना। एक पेज का अगर आपको लगता है कि मैडम उस एक पेज पे छोटा है तो उस उन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए बिना पैराग्राफ बनाए, बिना पैराग्राफ बनाए आप लोगों को आगे अपनी बात को बढ़ाना है। ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए अनुच्छेद लेखन में आप लोगों को दे दिया एकता में बल है,
हो सकता है ऐसा दे भी दिया जाए कि इस विषय पर अनुच्छेद लिखो, अनुशासन पर अनुच्छेद लिखो, विभिन्नता में एकता पर अनुच्छेद लिखो। तो विभिन्नता में अगर एकता की बात कर दी जाए तो आप अपने भारतवर्ष का एग्जाम्पल देते हुए लिख सकते हो कि हमारा भारतवर्ष जो है इसका जीता जागता उदाहरण है। हमारे यहाँ पर अनेक धर्मों के, अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, जो भी आप इनमें अपने भारत देश की विशेषताएं बता सकते हो। फिर बीच में थोड़ा सा बता सकते हो कि कई बार कुछ असामाजिक तत्वों के कारण जो है ये चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं, लेकिन फिर आप अंत में जो है पॉजिटिविटी के साथ उसको समाप्त कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ के संबंध में आप वहाँ पर ये कह सकते हो कि भाई होता है ऐसा कभी कभी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इसके बारे में समझना होगा, तभी एक राष्ट्र जो है वो तरक्की कर सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद में भी मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि दो चीजें रहती हैं, एक आपकी भूमिका जैसे निबंध में रहती थी, फिर बीच की विषय वस्तु, और फिर जो है आपका अंत। एक हो गया प्रारंभिक भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। ठीक है, तीनों पोर्शन तो इसमें भी रहेंगे, लेकिन वहां पर आप लोगों को जो अनुच्छेद करना है बेटा, अगर मैं बात करती हूँ अक्सर टिपिकल वर्डिंग आ जाती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। अगर आ गया कि सांप्रदायिकता एक विभीषिका विषय पर अनुच्छेद लिखिए। सांप्रदायिकता क्या होती है? कम्युनलिज्म, जिसमें हम जात पात पे वर्ग भेद के आधार पर लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। आप लिख सकते हो कि सांप्रदायिकता किसी भी राष्ट्र की उन्नति में जो है बाधक है। ये एक जहर के समान है कि जिस प्रकार जहर पीने के बाद व्यक्ति या कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचता, जब एक बार समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैल जाता है तो उसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति या समाज, कोई राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। फिर बीच में उसके कारण बता सकते हो कि क्या कारण है, और अंत में आप लोगों को सीख देते हुए सकारात्मक तरीके से उस चीज की समाप्ति। ठीक है जी, मैं फिर आपको बार बार बता रही हूँ, पैराग्राफ अनुच्छेद क्या होता है? पैराग्राफ। और पैराग्राफ में आपको कोई और दूसरा पैराग्राफ डालने की आवश्यकता नहीं। अगर मान लीजिए अनुच्छेद में भी संकेत बिंदु दे दिए सामने वाले ने, एग्जामिनर ने वहां पर भी संकेत बिंदु दे दिए कि अगर मैंने बात की पुस्तकों का महत्व, ठीक है, या पुस्तकों की उपयोगिता, कोई भी विषय आ गया, ठीक है, राष्ट्रवादिता, कोई एक विषय दे दिया, और उसमें भी आप लोगों को यहाँ पर उन्होंने दे दिया कि भूमिका, राष्ट्रवादिता के लक्षण, कारण, उपसंहार, इस तरीके से दे दिया, तो भी आप लोगों को एक पैराग्राफ में, यानी कि जो एक पूरा आप लोगों का पैराग्राफ है उसी में ही उसकी समाप्ति करनी है। आप संकेत बिंदु लिख सकते हो, जैसे यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, लेकिन इसको समाहित एक पैराग्राफ में ही करना। अनुच्छेद माने अनुच्छेद, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। निबंध हमेशा काफी बड़े होते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो है वो छोटा होता है, जैसा कि अपने नाम से ही पता चलता है। ठीक है जी, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, और ये था हमारा अनुच्छेद। किसी को भी कोई दिक्कत, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई? औपचारिक पत्र का पता चल गया, तिथि और विषय, वो तो अनौपचारिक में भी आएगा। इस बात का खास ध्यान रखना है आप लोगों को, अनौपचारिक में आप लोगों को विषय नहीं लिखना है, और अंत में जो औपचारिक में भवदीय भवदीया लिखते हो, यहाँ पर आप लोगों को वो चीज नहीं लिखनी है। अंत में तो जो आपका संबंध है, दादाजी को लिख रहे हो तो आपका पोता या पोती, नाना नानी को लिख रहे हो तो आपकी नाती या नाती, इस तरीके से आप लोगों को उसकी समाप्ति करनी है। छोटे भाई को लिख रहे हो तो तुम्हारा बड़ा भाई, बड़े भाई को लिख रहे हो तो आपका अनुज। ठीक है जी, बड़ा भाई जो होता है वो अग्रज होता है, और छोटा भाई जो होता है वो अनुज होता है। ठीक है, किसी को कोई ऐसी चीज जो इनमें से ना समझ में आई हो? क्लियर? यस और नो? सब कुछ? फिर तो बिल्कुल सही करोगे, है ना? उम्मीद तो यही है। तो लेखन कौशल में तो मुझे लगता नहीं, जब सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो कहीं पर आप लोगों के नंबर कटने वाले हैं। तो बेटा बार बार फिर यही कह रही हूँ कि चाहे संदेश लेखन हो, चाहे विज्ञापन हो, चाहे आपका क्या हो,
अनुच्छेद हो और चाहे आपके पत्र हों, ये आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलवाते हैं। तो इनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ के जाना है और बिल्कुल सटीक उत्तर देने हैं, सरल व स्पष्ट भाषा में। ठीक है, एक और बात, थोड़ा गद्यांश पद्यांश पे भी मैं चर्चा करना चाह रही थी। अपठित गद्यांश पद्यांश जो आते हैं, बेटा जो भी अपठित गद्यांश पद्यांश आप लोगों के आते हैं, मैं बार बार आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि एक सेकंड 2 सेकंड का ही फर्क रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता, हार्डली 1 मिनट का। अंत में आप लोगों का जो गद्यांश है या पद्यांश है उसको कम से कम 2 बार आप पढ़ें। एक बार पढ़ें, प्रश्नों को पढ़ें, एकदम उत्तर लिखने की कोशिश ना करें, ठीक है, फिर उसको दोबारा पढ़ें। एक बार आप पूरे को पढ़ते हो फिर प्रश्न पढ़ते हो, ठीक है, प्रश्न पढ़ने के बाद फिर से उसको पढ़ें, वो चाहे गद्यांश है वो चाहे पद्यांश है, आपको बिल्कुल सही और सटीक उत्तर जरूर मिलेगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।